नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस को आज बड़ा राजनीतिक झटका लगा। कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने दो टूक बातें करके कांग्रेस से नाता तोड़ दिया। कयास लगाने लगे लोग कि अब तो गुलाम नबी आजाद बीजेपी में जाएंगे, जिसकी उन्हें आशंका थी, लेकिन तत्काल अपनी प्रतिक्रिया दे दी। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं जम्मू कश्मीर आ रहा हूं, और ये भी कहा मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूं। दोनों बातें कह दी। वहां के लोगों को संदेश दिया, मैं आ रहा हूं। दिल्ली के लोगों से कहा, मैं जा रहा हूं और मैं नई पार्टी बनाऊंगा, नई पार्टी बनाऊंगा। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय से मेरे विरोधी ये कह रहे थे कि मैं बीजेपी में जाऊंगा। 3 साल से कह रहे हैं, मुझे राष्ट्रपति बनवा दिया, उपराष्ट्रपति बनवा दिया, लेकिन मैं नई पार्टी बनाऊंगा, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। हालांकि जो उन्होंने 5 पन्ने का इस्तीफा लिखा, उसके अंत में यही लिखा कि जिन सवालों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के, जिन आदर्शों को लेकर के, जिन सिद्धांतों को लेकर के मैं कांग्रेस में रहा हूं, उसी को ही आगे बढ़ाऊंगा। सीधे तौर पर उन्होंने कहा। और गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस तोड़ने से आप ये मान सकते हैं, मैंने तोड़ने शब्द का क्यों प्रयोग किया? क्योंकि कद्दावर नेता 23 कांग्रेस से टूट गए। और सच बात तो यह है कि जो G23 है वो एक बार फिर संगठित हो रहा है। कहा जा रहा है ये नेता एक बार फिर मिलेंगे गुलाम नबी आजाद से। 2 दिन पहले ही जिस तरीके से आनंद शर्मा का इस्तीफा आया और उन्होंने चुनाव के अभियान से अपने को अलग कर लिया। हालांकि जम्मू कश्मीर की जो अभियान समिति बनी थी उसका प्रमुख गुलाम नबी आजाद को बनाया गया था, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया था। सोनिया गांधी चाहती थी कि गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ा जाए, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, जो वहां पर संगठन का ढांचा खड़ा किया गया, उसमें गुलाम नबी आजाद से कोई बातचीत नहीं की। गुलाम नबी आजाद का दर्द यही है कि कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल से चल रही है। उनका दर्द सिर्फ यही है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सब कुछ चौपट कर दिया है। जो मूल व्यवस्थाएं थी, संपर्क करने की बात थी, सलाह लेने की बात थी, जो बुनियादी आधार चर्चा था, उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और ध्वस्त कब किया? जब 2013 में राहुल गांधी उपाध्यक्ष बने और उन्होंने राहुल गांधी पे बड़े तीखे प्रहार किए। मिलते नहीं है, वरिष्ठ जनों को साइडलाइन कर दिया, अपमान किया जाता है, उनके पीए और सिक्योरिटी गार्ड के लोग फैसले लेते हैं, दरबारी संस्कृति विकसित हो गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से अध्यादेश को फाड़ा गया था मनमोहन सरकार में, वो भी एक अपरिपक्वता का सबसे बड़ा उदाहरण था। कहा कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस को संभाला है, उपाध्यक्ष के रूप में, उसके बाद अध्यक्ष के रूप में, और उसके बाद जब पार्टी को अध्यक्ष पद से नाता भी तोड़ दिया, उसके बाद भी जिस तरीके से उनकी गतिविधियां चल रही हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को केवल एक प्रॉक्सी अध्यक्ष चाहिए।
बोले राहुल गांधी के जमाने में हुआ क्या? 2014 से लेकर के इस प्रदेश में नहीं देश में उन्होंने कहा कि 49 विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें 39 में कांग्रेस हार गई। 2 लोकसभा के चुनाव हुए, उनमें भी हार गई। और जो 39 हारे बचे 10, उसमें भी उन्होंने कहा कि 4 में कांग्रेस जीती और 6 में सहयोगी पार्टी के रूप में हुई। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति तो ये है कि 2 राज्यों में ही कांग्रेस सिमट करके रह गई है और 2 राज्यों में सहयोगी दल के रूप में है। उनका ये कांग्रेस की स्थिति ये कर दी गई है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि G23 के लोगों की बात को सुनना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी बातों को नहीं सुना, नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण पार्टी की आज ये स्थिति बन गई है। बड़े तीखे आरोप लगाए, कुल मिलाकर के हमलावर रहे, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया आई। अजय माकन, जयराम रमेश मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि जिस समय कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, ध्रुवीकरण के खिलाफ सड़कों पर उतरने जा रही है, 4 सितंबर को राजधानी में एक महारैली है, 29 तारीख को 22 स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने जा रही हैं, इसके बाद 32 स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। ऐसी स्थिति में गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से नाता तोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। दोनों बातें कही थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा, माननीय गुलाम नबी आजाद ने, उन्होंने कहा कि इस समय देश को भारत जोड़ो की जरूरत नहीं है, जरूरत है कांग्रेस को जोड़ो। बड़ा सीधा प्रहार कर दिया कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाली जाए, कांग्रेस को जोड़ना चाहिए। तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई, बीजेपी की प्रतिक्रिया आई। बीजेपी की प्रतिक्रिया में तो साफ कहा गया भाई उनका अपना इंटरनल मामला है, लेकिन जम्मू कश्मीर के रविंद्र जैन ने कहा, बड़े कद्दावर नेता है गुलाम नबी आजाद, सब उनका सम्मान करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के लिए हर देशभक्त के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। सीधे तौर पर यह भी कहा रविंद्र जैन ने। यही बात कही गुलाम नबी के इस्तीफे पर मुख्तार अब्बास नकवी ने, कहा डूब गया कांग्रेस का जहाज, डूब गया। और जो ये क्यास लगाए जा रहे थे, लंबे समय से लगाए जा रहे थे, लेकिन जो ये टाइमिंग है, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले, जो ये टाइमिंग है और जिस टाइमिंग में गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया, बहुत मायने रखता है। इससे तो जम्मू कश्मीर में जो रही सही भी स्थिति होगी कांग्रेस की, वो भी अस्तित्व के संघर्ष में चली जाएगी। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जैसे विभिन्न पदों पर रहे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे, और जब इनकी विदाई समारोह था राज्यसभा से, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाव विभोर हो गए थे उनकी केवल एक घटना को लेकर के। उसी समय से नाना प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि मोदी ने एक शब्द और कहा था अंत में, उन्होंने कहा था गुलाम नबी आजाद ऐसे ही नहीं रहेंगे, इनका उपयोग किया जाता रहेगा। इसीलिए अटकलें लगाई जा रही थी कि राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, बीजेपी में चले जाएंगे,
लेकिन आज गुलाम नबी आज़ाद ने बड़ा क्लियर कट स्टैंड ले लिया, कहा कतई नहीं जाऊंगा और मैं नई पार्टी बनाऊंगा। अब स्थितियां क्या होंगी ये तो अभी समय बताएगा, लेकिन इसी बीच आपको एक और खबर बता दें। खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी राहत मिल गई है। 2007 में एक भड़काऊ भाषण के मामले में एक विवाद खड़ा हुआ और ये हुआ कि मुकदमा कायम होना चाहिए। 2017 में सरकार ने फैसला लिया कि नहीं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसे सही माना कि हाँ, बात तो सही है कि सबूत जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी। लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए लोग और कहा साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भड़काऊ भाषण दिया था 2007 में, मुकदमा चलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया और क्या कहा, सबूत की बात तो कही उन्होंने, ये भी कहा ये मेरिट पर नहीं है, याचिका मेरिट पे नहीं है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज एक सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है और अब उनके ऊपर भड़काऊ भाषण के मामले का मुकदमा नहीं चलेगा, जो 2007 से विवाद लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट राज्य सरकार के फैसले, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अपना फैसला सुना दिया। हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर के घमासान मचा हुआ है। दिल्ली विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों ओर गदर मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हमलावर है। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी खुल करके हमला बोला और बताया किस तरीके से दिल्ली सरकार ने शराब में घोटाला किया है। अनुराग ठाकुर ने भी दिल्ली सरकार पर हमला बोला और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने आज जबरदस्त प्रदर्शन विधानसभा के बाहर किया। प्रदर्शन को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी, हिरासत में लेने पड़ा। सांसद रमेश बिधूड़ी कहते हैं कि आप मुझे चाहे हिरासत में ले लीजिए, चाहे आप मेरे पर पानी का छिड़काव कीजिए, लेकिन हम अपनी मांग से हटने वाले नहीं हैं। और मांग क्या है? मांग ये है कि मनीष सिसोदिया इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है। इसलिए नंबर 1 पर मांग ये है कि मनीष सिसोदिया इस्तीफा दें। दूसरी मांग ये है कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, आकंठ डूबी है। एक मामला नहीं है, अनेक मामला है। मंत्री जेल में, बहुत से लोगों के जाने की तैयारी है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हर हाल में
दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी बराबर मुकाबला कर रही है। अब चूंकि मामला सीबीआई और ईडी के पास है, अब उनका क्या निष्कर्ष निकलता है, वो क्या आरोप पत्र तैयार करते हैं, ये देखने की बात है। और कब और कैसे कार्रवाई होगी, यह भी भविष्य की बात है। हालांकि बयानों के हिसाब से मनीष सिसोदिया अपने को बिल्कुल तैयार रखे हुए हैं कि बस हमको गिरफ्तार कर लो, और वो ये भी कह रहे हैं 2-3 दिन में गिरफ्तारी हो भी जाएगी। तो ये भी देखने की बात है, लेकिन घमासान जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला और कर दिया। फैसला क्या किया? मुफ्त चुनावी घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, फिर से विचार किया जाए। और ये भी कहा कि पुनर्विचार के लिए 3 जजों की बेंच को गठित किया जाएगा, और ये 3 जजों की बेंच होगी, वो मुफ्त चुनावी घोषणा पर पुनः विचार करके अपना फैसला देगी। बात साफ है कि मुफ्त चुनावी घोषणा, जिसे फ्री विश केस भी कहते हैं, मुफ्त रेवड़ी बांटना, और जिसके कारण हमारा जो वित्तीय ढांचा है उस पर असर पड़ता है। लेकिन उसके अलग अलग पहलू भी हैं। एक पहलू यह है कि राजनीतिक दलों को अपने चुनावी वादे करने से रोका नहीं जा सकता। एक तो ये बात आ गई, अब वो चुनाव घोषणा पत्र करेंगे, वादे करेंगे। दूसरी बात यह है कि मुफ्त रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए, लेकिन मुफ्त रेवड़ी का सीधा सीधा आरोप दिल्ली सरकार पर है। उनके मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि मुफ्त बिजली देना, मुफ्त पानी देना, मुफ्त शिक्षा देना, मुफ्त इलाज करना, ये मुफ्त रेवड़ी बांटना नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि विदेश में कई देशों में इस तरीके के लाभ आम जन को दिए जाते हैं। एक तर्क ये आया। दूसरा तर्क ये भी आया, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, कि मुफ्त रेवड़ी बांटना और जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू करना दोनों अलग अलग है। क्योंकि ये भी आरोप लग रहा था कि मुफ्त राशन भी तो बंट रहा है, मकान भी तो बंट रहे हैं, बिजली भी तो बंट रही है, सब कुछ बंट रहा है। तो कहा नहीं, ये जन कल्याणकारी योजना है। तो जन कल्याणकारी योजना, गरीबों के कल्याण की योजना, गरीबों पे आरोग्य योजना को लागू करना, ये जन कल्याणकारी है। और किसी से कह दिया जाए कि आपको हम 300 यूनिट बिजली देंगे फ्री, इसके बाद होगा तो हम हाफ कर देंगे, बिजली का बिल माफ कर देंगे, आपको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त स्वास्थ्य के लिए इलाज दिया जाएगा। तो कहते हैं ये जो होता है इसको रेवड़ी बांटना कहते हैं। या फिर कुकर बांटना, साड़ियां बांटना, और इसके साथ में विभिन्न प्रकार के लैपटॉप बांटना, स्मार्टफोन बांटना, ये कहते हैं मुफ्त रेवड़ी के तहत आते हैं। अब यही कुछ बिंदु विचारनी है कि क्या वास्तव में राजनीतिक दलों को अपने हिसाब से मनमाने ढंग से वादे करने का अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, क्या मुफ्त रेवड़ी बांटना कहीं ना कहीं वित्तीय व्यवस्था के ढांचे को बिगाड़ता है? और यदि ये ऐसी व्यवस्था है मुफ्त रेवड़ी बांटना, तो गलत क्या है? और तीसरी बात, जन कल्याणकारी योजना और मुफ्त रेवड़ी बांटना दोनों में बड़ा अंतर है।
ये भी एक विचारणी बिंदु है। और विचारणी बिंदु ये भी है कि कहां तक कितनी जनता को राहत पहुंचाई जाए और क्या वास्तव में ये प्रथा चलनी चाहिए या फिर कुछ आधारभूत ढांचे पर ही काम होना चाहिए। ऐसे ज्वलंत सवाल और बिंदुओं पर 3 जजों की बेंच विचार करेगी और उसके बाद अपना निर्णय देगी। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।